चुभेगी। मैनपुरी में उपचुनाव का घमासान लगातार तेज हो रहा है। सपा जहां डिंपल यादव के नामांकन की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं भाजपा की कोशिश एक ऐसे उम्मीदवार की खोज पर टिकी है जो सपा के गढ़ में 26 साल बाद सबसे बड़ी सेंधमारी कर सके। भाजपा की कोशिश मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भी आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव की कहानी दोहराने की है। आज सबसे पहले बात इसी खबर की। डिंपल यादव जिंदाबाद जिंदाबाद की आस है, उनका भी सुवास है। अखिलेश जी के हर पल धड़कन के पास है। साइकिल है जिनकी पहचान, यूपी को जिन पे अभिमान। साइकिल है जिनकी पहचान, यूपी को जिन पे अभिमान। रोशन कर रही नेताजी का नाम। डिंपल यादव आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। डिंपल की जीत के लिए सपा की मैनपुरी प्रतिज्ञा। भारतीय जनता पार्टी डिंपल जी के घोषित होने के बाद से हताश, निराश और फ्रस्ट्रेट है। समझ नहीं पा रहे करें क्या, कहें क्या। मैनपुरी में नामांकन की सपा ने कर ली तैयारी। परिवार एक है जी, और एक होकर श्रीमती डिंपल यादव को जिताने का काम करें। डिंपल को हराने के लिए भाजपा का बाहुबली प्लान। तीनों हम दोनों असेंबली जीतेंगे और लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी का भी चुनाव कमल जीतेगा, कमल खिलेगा और हम लोग निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। देखिए, मैनपुरी में उतरकर प्रचार करें या हेलीकॉप्टर से प्रचार करें, उनके प्रचार करने से कुछ होने वाला नहीं। अखिलेश के नहले पर भाजपा की दहले की तैयारी। वो आजमगढ़ और रामपुर नहीं गए, वो पता नहीं क्यों नहीं गए, लेकिन मैनपुरी में अखिलेश यादव ही नहीं, डिंपल यादव घर घर वोट मांगेंगी। रामगोपाल जी, शिवपाल जी, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, ये सारे मैंने एमपीओं के नाम लिए। पूर्व एमपी, वर्तमान एमपी, ये पूरा कैंप मैनपुरी लोकसभा पे पड़ेगा। उपचुनाव में सपा के खिलाफ सबसे बड़ा चक्रव्यूह। और इस चुनाव में भी, मैनपुरी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां पर जीत का परचम लहराएगा। नामांकन का दौर शुरू होते ही छिड़ा तूफानी घमासान। मुझे लगता है पत्नी को लाए इसलिए कि बेटा बेटी उनके जो है चुनाव लड़ने लायक नहीं है। अगर वो लड़ने लायक होते तो वो आते। तो स्पष्ट है कि आगे अखिलेश जी के बाद में कौन आएगा, स्पष्ट है बिल्कुल। मैनपुरी में युद्ध गर्जना। डिंपल के खिलाफ कमल दांव। बात तो चुभेगी। मैनपुरी को सपा के यादव वोट बैंक का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, लेकिन 2014 से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव तक भाजपा ने यहां कई प्रयोग किए। इसके दम पर पार्टी ने सपा के सामने की चुनौतियां बढ़ा दी। दरअसल भाजपा का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ता रहा है। पिछली बार उसने शाक्य उम्मीदवार को मैदान में उतारा था और इस बार अब तक पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले। लेकिन भाजपा के शाक्य कार्ड को देखते हुए सपा ने अपने शाक्य नेताओं को पूरी तरीके से सक्रिय कर दिया है। लड़ाई की रणनीति तू डाल डाल मैं पात पात की रणनीति पर आगे बढ़ती हुई दिख रही है। डिंपल यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी की सियासी विरासत को बचाने के लिए सपा ने घेराबंदी तेज कर दी है। सपा ने हाल ही में जिस आलोक शाक्य को मैनपुरी का जिला अध्यक्ष बनाया है, उन्होंने डिंपल यादव के लिए 4 सेट में नामांकन पत्र खरीदा और नामांकन भरने से पहले ही जीत की भविष्यवाणी कर दी। समाजवादी पार्टी गरीबों, दलितों, मजलूमों, बेसहाराओं की हमेशा मदद की। ये आपको दिखाई दे रहा है विकास। ये कलेक्ट्रेट इसके बगल में लोहिया पार्क माननीय नेताजी की देन, माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। और जो भी विकास इस जनपद में हुआ है वो केवल और केवल समाजवादियों के अलावा किसी ने नहीं किया। ये आपको सब मालूम है। मैनपुरी को लेकर सपा चाहे जितने दावे करे, लेकिन अभी कई सवालों के जवाब आने बाकी हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि डिंपल यादव के सामने भाजपा किसे मैदान में उतारेगी।
क्या वो नाम अपर्णा यादव का होगा? क्योंकि गुरुवार की शाम अपर्णा यादव ने यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की थी। हालांकि जानकार बताते हैं कि अगर अपर्णा यादव का नाम फाइनल नहीं हुआ तो कोई शाक्य प्रत्याशी ही मैदान में दिखाई देगा। इसमें 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला नाम प्रेम सिंह शाक्य का है, जो पिछले 2 चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रह चुके हैं। दूसरा नाम रघुराज सिंह शाक्य का है, जो शिवपाल के भी करीबी बताए जाते हैं। और तीसरा नाम ममतेश शाक्य का है, जो कासगंज की अमापुर सीट से विधायक रह चुके हैं। मैनपुरी में यादवों के बाद शाक्य वोटर ही सबसे ज्यादा रसूखदार हैं और भाजपा इसी रणनीति को पिछले चुनाव से अपनाती आई है। इसके चलते इस लोकसभा सीट पर उसका दखल काफी ज्यादा बढ़ा है। अब जब शनिवार को भाजपा कोर कमेटी की बैठक होगी तो उसमें इन नामों पर मंथन होगा। महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी जब मैनपुरी पहुंचे तो उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि मैनपुरी सीट पर बीजेपी किसी शाक्य को उम्मीदवार बना सकती है और इसके पीछे वोटों का गणित है, क्योंकि मैनपुरी की लोकसभा सीट पर सबसे ज़्यादा यादव वोटर है और उसके बाद शाक्य वोटर वहां दूसरे नंबर पर आते हैं। इसीलिए बीजेपी की रणनीति है कि वहां डिंपल यादव के सामने किसी शाक्य को चुनाव मैदान में उतारा जाए। हो सकता है कि 14 नवंबर को भाजपा प्रत्याशी का ऐलान भी करते और ये भी साफ है कि मैनपुरी में इस बार जीत जाना डिंपल के लिए उतना आसान नहीं होगा जितना मुलायम सिंह यादव के लिए रहा करता था। भाजपा की फौज धीरे धीरे मैनपुरी में डेरा डालने लगी है। जाना चाहिए, उनकी पत्नी लड़ रही है, अभी भी नहीं आए तो कब जाएंगे? क्या डिंपल को अकेला छोड़ देंगे क्या? जाना चाहिए। अच्छा स्वागत है उनका विधानसभा मैनपुरी में। मैनपुरी सदर से मैं एमएलए हूँ, बगल की सीट से अखिलेश जी करहल से एमएलए हैं। रहना चाहिए, वहाँ बिल्कुल होगा। ज़मीन पे पूरा जो युद्ध होता है राजनीतिक, वो पूरा युद्ध होगा और निश्चित रूप से बहुत प्रचंड बहुमत के साथ हम पार्लियामेंट सीट जीतेंगे। भाजपा जब आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा का उपचुनाव लड़ रही थी तब भी बहुत से लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि भाजपा सपा के सबसे मजबूत किलों पर चढ़ाई कर पाएगी, और इस बार भी लोगों का यही मानना है। उधर दूसरी तरफ भाजपा के हौसले विधानसभा चुनाव के बाद से ही मजबूत हैं। उम्मीदवार कोई भी हो, भाजपा मैनपुरी में पूरी ताकत झोंक देगी। इसलिए हम कह सकते हैं बूथ तक हमारा संगठन है। और उपचुनाव चाहे हमारे अभी इससे पहले 2 रहे हैं, जिसमें रामपुर का था, आजमगढ़ का था, और क्या क्या समाजवादी पार्टी के लोग दावे करते थे, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो उन समाजवादी पार्टी के गढ़ों को हमने ध्वस्त कर दिया है। वहाँ भी कमल खिल गया है। अब चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे खतौली का चुनाव हो, चाहे रामपुर का चुनाव हो, जब भी उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव के परिणाम आने हैं तो वहाँ पर कमल खिलता दिखाई पड़ेगा। मैं कह सकता हूँ 2019 में सपा ने लोकसभा की 5 सीटें जीती थीं, लेकिन अब सपा के पास संभल और मुरादाबाद के नाम पर सिर्फ 2 सीटें ही बची हैं। अगर मैनपुरी भी सपा नहीं बचा पाई तो ये आंकड़ा 2 तक ही सीमित रह जाएगा। हालांकि लड़ाई कांटे की है और सवाल 2 सीटों से आगे बढ़ने से ज्यादा मुलायम की विरासत को बचाने का है, जो भाजपा किसी भी हालत में पूरा नहीं होने देना चाहती। देखिए, समाजवादी पार्टी ने एक और उदाहरण पेश कर दिया कि वो परिवारवादी पार्टी है। अगर उन्हें वाकई में आम जनमानस की चिंता होती तो वो किसी अपने किसी संगठन के पदाधिकारी को लड़ाते, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने परिवार को आगे बढ़ाने में विश्वास रखा है और आम जनता भी जानती है, इसलिए उन्होंने चुनाव दर चुनाव उन्हें नकारने का भी काम किया है। डिंपल के खिलाफ सिर्फ भाजपा ही लामबंद नहीं है, डिंपल के खिलाफ तो बसपा भी ताल ठोकने के लिए तैयार है। हालांकि इस सवाल पर अभी बसपा के नेता शांत हैं। ये बात सपा शायद ही भूल पाए कि आजमगढ़ में अखिलेश की सीट पर जब धर्मेंद्र यादव की हार हुई थी, उसमें मायावती के प्रत्याशी की अहम भूमिका थी। कुल मिलाकर मैनपुरी में सियासी जंग बहुत जोरदार होने वाली है और जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आएगा, चुनाव प्रचार का शोर भी होगा और बड़े नेताओं का जोर भी होगा, क्योंकि यहाँ सवाल एक सीट से बहुत आगे का है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने जब से मैनपुरी में डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है, भाजपा की तरफ से चुभते हमलों की बौछार थम नहीं रही।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी तक इसे वंशवाद का सबसे बड़ा सबूत करार दे रहे हैं। इन आरोपों से सपा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। उसके नेता भी पूरी ताकत के साथ पलटवार के लिए मैदान में उतर आए। दोनों ही दलों का दावा है कि इस बार उसकी जीत पक्की है। जिस सीट पर 3 दशक से समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद है, जिस सीट पर मुलायम सिंह यादव ने साइकिल की रफ्तार को कभी सुस्त नहीं पड़ने दिया, उस सीट पर लाल परचम लहराने की जिम्मेदारी अब डिंपल यादव के कंधों पर है। लेकिन लाल ब्रिगेड के सामने परेशानी इस बात की है कि यूपी की सियासत में भाजपा के आने के बाद एक एक कर सपा के कई किले ध्वस्त होते जा रहे हैं। पहले फिरोजाबाद, बदायूं और कन्नौज जैसे किले गए, फिर उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर भी चला गया और अब भाजपा की निगाहें सीधे सीधे मैनपुरी पर टिक गई हैं और भाजपा ने तय कर लिया है कि इस उपचुनाव में उसका एजेंडा क्या रहने वाला है। केशव प्रसाद मौर्य के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी परिवारवाद के जरिए अखिलेश को घेरने की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट किया, अखिलेश यादव का परिवारवाद ही सपा का असली समाजवाद है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट और अब मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में पत्नी डिंपल यादव को टिकट दिया है। परिवारवाद सपा का इतिहास था, वर्तमान है और भविष्य भी रहेगा। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने भी सपा को अखिलेश और डिंपल की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहकर चुभने वाला तंज कसा था। उधर सपा कहती है डिंपल का नाम सामने आने से भाजपा बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी डिंपल जी के घोषित होने के बाद से हताश, निराश और फ्रस्ट्रेट है। समझ नहीं पा रहे करें क्या, कहें क्या। केशव मौर्य कहते हैं कि भाई के लिए अखिलेश जी नहीं गए, पत्नी को लड़ा दिया। कोई कहता है परिवारवाद है, पता नहीं तय। कोई कहता है किसी कार्यकर्ता को नहीं लड़ाया। अरे भाई, समाजवादी पार्टी ने जो नेता बनाए एसपी सिंह बघेल जैसे, जो अपने कार्यकर्ता, उनको तो आप अपने सर पे बिठाए घूमते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने जनता की भावना और मांग और डिमांड के हिसाब से अपना उम्मीदवार चयन किया है। उस पर सवाल उठाने का हक समाजवादी पार्टी के लोगों को है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार तय करना चाहती है। कुल मिलाकर भाजपा ने मैनपुरी की लाइन लेंथ चुन ली है। अब इसी लाइन लेंथ पर पूरे चुनाव में सियासी गेंदबाजी होगी और समाजवादी पार्टी को तय करना है कि वो किस तरह नेताजी की जमीन पर बल्लेबाजी करेगी। समाजवादी पार्टी ने अपने मूल चरित्र के अनुसार ही मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव से अपने प्रत्याशी श्रीमती डिंपल यादव जी को घोषित किया है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का निर्माण तो समाजवाद के नाम पर हुआ था, लेकिन जब पार्टी अस्तित्व में आई तो यह जातिवादी हो गई और फिर जातिवाद से भी जब इनका विस्तार हुआ तो फिर उसके बाद ये परिवारवादी हो गए। माने एक ही परिवार के लोगों को सब कुछ मिलेगा, बेटा मुख्यमंत्री, भाई कैबिनेट मंत्री, एक भाई राज्यसभा से सांसद, भतीजा सांसद, पोता सांसद, बहू सांसद, विधायक सब घर में हो गए। अखिलेश ने डिंपल को नेताजी के सियासी उत्तराधिकारी के तौर पर मैनपुरी से उतारा है, लेकिन इतिहास सपा को चुभने वाला है क्योंकि विरासत बचाने के मामले में डिंपल यादव बहुत ज्यादा सफल नहीं दिखी। डिंपल अपने सियासी करियर में 4 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, जिनमें 2 बार उन्हें जीत मिली और 2 बार हार का मुंह देखना पड़ा। डिंपल सांसद तब बनी थी जब यूपी में सपा की सरकार थी और अखिलेश यादव सीएम थे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के मौजूद हैं केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी। सर, अगर बात करें तो मैनपुरी से डिंपल यादव प्रत्याशी घोषित हो गई सपा को, आपको लग रहा है कि वो फाइट कर पाएंगे, कम्पीट कर पाएंगे? एक बार समाजवादी पार्टी ने अपने परिवारवाद पार्टी का परिचय दिया उनको लड़ा करके, और वैसे किसी भी पार्टी का अपना होता है कि वो किसको लड़ाएं, लेकिन आजमगढ़ भी उन्होंने परिवार को लड़ाया और यहाँ भी लड़ाया। समाजवादी पार्टी जैसे ही यूपी की सत्ता से बाहर हुई, डिंपल यादव कदम कदम पर लड़खड़ाने लगी, क्योंकि डिंपल ना तो कन्नौज की सियासी विरासत को संभाल कर रख पाई और ना ही फिरोजाबाद को। कन्नौज और फिरोजाबाद ऐसी सीटें हैं जो एक वक्त में सपा का गढ़ थी। इन दोनों ही सीटों से अखिलेश यादव चुनकर संसद पहुंचा करते थे। 2009 में अखिलेश ने फिरोजाबाद और कन्नौज दोनों जगह से जीत दर्ज की। फिरोजाबाद सीट खाली होने पर डिंपल चुनाव लड़ी लेकिन जीत नहीं पाई। यादव बेल्ट की ये सीटें सपा के लिए किसी दुर्ग से कम नहीं थी, लेकिन आज दोनों ही सीटों पर भाजपा के सांसद हैं।
अब भाजपा परिवारवाद के आरोपों को लेकर फिर हमलावर हो गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी का नाम भले ही समाजवादी, लेकिन पार्टी है पूरी परिवारवादी। और डिम्पल यादव का टिकट देकर उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि मैं, मेरी पत्नी, मेरा भाई, इससे आगे वो जा नहीं सकते। और मुझे लगता है कि परिवारवाद का जिस तरह से ये काम करते हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, ये कोई पसंद नहीं करती। मैनपुरी वो सीट है जहां से सपा का कोई भी नेता कभी चुनाव नहीं हारा। मुलायम के बाद जब धर्मेंद्र यादव लड़े तो वो भी जीते, और जब तेज प्रताप यादव को उतारा गया तो उन्हें भी जनता ने विजय तिलक लगाया। अब भाजपा परिवारवाद के आरोपों के सहारे मैनपुरी पर कब्जा करना चाहती है, और यही बात सपा को चुभ रही है। ये फ्रस्ट्रेट लोग हैं, अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे, जबकि इनको मालूम है कि चुनाव आयोग कब तारीख तय करेगा, कौन सी सीट एक दिन में खाली घोषित होगी, कौन सी एक हफ्ते में होगी, कौन सी 2 महीने में होगी। फिर भी अपना निर्णय ले नहीं पा रहे और हम पे सवाल करते हैं। मैनपुरी में डिम्पल का मुकाबला सीधे सीधे भाजपा प्रत्याशी से होगा। सपा नेताओं के दिमाग में जहां 3 दशक का इतिहास होगा, तो भाजपा के जहन में आजमगढ़ और रामपुर की जीत, और इस मुकाबले में जो जीतेगा वही होगा मैनपुरी का महानायक। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज माफिया अतीक अहमद की पत्नी ने डिम्पल यादव पर तल्ख हमला बोलकर सबको चौंका दिया। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन AIMIM से जुड़ी हैं। वे प्रयागराज से निकाय चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटी हैं, लेकिन उन्होंने इस बीच डिम्पल यादव को लेकर बेहद चुभने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। शाइस्ता परवीन ने यहां तक कह दिया कि डिम्पल मुलायम परिवार के लिए बाहरी हैं, वे दूसरी जाति की हैं। डिम्पल पर तीखे बयान देने वाली शाइस्ता के तेवर शिवपाल सिंह यादव को लेकर बेहद नरम दिखे। अतीक की पत्नी ने यहां तक कह दिया कि मैनपुरी से सपा को शिवपाल यादव को मैदान में उतारना चाहिए था। माफिया अतीक अहमद की बीवी के सियासी बोल सुनकर राजनीति के तमाम विश्लेषक चौंक गए हैं। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने मैनपुरी उपचुनाव की जंग को लेकर जमकर जुबानी शोले दागे हैं। निशाने पर हैं अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल यादव। आज अखबार में पढ़ा है कि मैनपुरी पार्लियामेंट की सीट जो नेताजी से के स्वर्गवास की वजह से खाली हुई है, उस पर डिम्पल यादव चुनाव लड़ेंगी। डिम्पल यादव बहुत मिलनसार और बहुत अच्छी हैं, लेकिन उस परिवार का खून नहीं है। ऐसे जब सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री के बनने की बात आई थी, तो उस वक्त नेताजी ने, मुलायम सिंह जी ने कहा था कि ये बाहर की हैं, और यही बात विधान डिम्पल यादव के चुनाव में चल जाएगी। सुना आपने, शाइस्ता परवीन ने डिम्पल की तुलना सीधे सोनिया गांधी के विदेशी मूल के पुराने मुद्दे से कर डाली। लेकिन बात इतने तक नहीं रही। माफिया अतीक की पत्नी डिम्पल और अखिलेश पर जितना बरस रही थी, शिवपाल सिंह यादव को लेकर उतना ही नरम रुख भी दिखाया। नहीं, देखिए, वो नेताजी के भाई भी हैं और शिवपाल पार्टी भी चला रहे हैं। नेताजी के भाई हैं। यादव में उनकी अच्छी पैठ है, और यादव बुजुर्ग उनको बहुत मानते हैं, इसलिए उनको लड़ाना चाहिए, और वो नेताजी के खून भी हैं। शाइस्ता परवीन इस वक्त ओवैसी की पार्टी AIMIM में है। शाइस्ता लिखा हुआ बयान पढ़ रही थी, सिर्फ उतना ही कह रही थी जो सामने रखे कागज पर लिखा गया था। मुलायम सिंह जी के निधन के बाद मैनपुरी से चुनाव लड़ने का हक उनके छोटे भाई शिवपाल यादव जी का है। शिवपाल जी को लड़ाने से सपा भी मजबूत होगी और सपा जीत भी सकती है, वरना आजमगढ़ की तरह मैनपुरी सीट भी सपा हार जाएगी। माफिया अतीक अहमद के परिवार की तरफ से शिवपाल सिंह यादव की ऐसी पैरवी कम ही देखी गई है। शाइस्ता परवीन ने यहां तक कह डाला कि अगर शिवपाल यादव मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वहां के सभी यादव भाजपा के साथ चले जाएंगे। यादव भाइयों को भी अयोध्या में राम जी के मंदिर का निर्माण बहुत पसंद है, और अब बुजुर्ग यादव भाजपा को वोट कर देंगे। अगर शिवपाल जी को नहीं लड़ाया तो बुजुर्ग भी यादव भी भाजपा को वोट कर देंगे।
अब सवाल है कि मैनपुरी उपचुनाव के लिए सपा उम्मीदवार की घोषणा के बाद ऐसा क्या हो गया जो बात माफिया अतीक अहमद के परिवार को इतनी चुभ गई कि लिखी हुई स्क्रिप्ट लेकर बयान जारी करना पड़ गया। एक तरफ शाइस्ता परवीन ने शिवपाल सिंह यादव को लेकर हमदर्दी जताई तो दूसरी तरफ दावा किया कि उनकी पार्टी AIMIM का निकाय चुनाव के लिए बसपा से गठबंधन हो सकता है और वो खुद प्रयागराज से मेयर का चुनाव लड़ेंगी। हाँ जी, हम सांसद जी से मिलने साबरमती जेल गए थे तो उन्होंने कहा है कि बहन मायावती जी से मिलिए और बसपा और MIM से अलायंस हो जाता है तो हम मेयर का चुनाव लड़ेंगे। लड़ाता हूँ। अतीक अहमद पर योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन के बाद माफिया अतीक का एक बयान पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा था जब उसने CM योगी की जमकर तारीफ की थी। अतीक, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं। एक तरफ अतीक अहमद खुद CM योगी का गुणगान कर रहा है तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी अखिलेश यादव और डिंपल यादव को पानी पी पी कर कोस रही है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अतीक का परिवार निकाय चुनाव के दौरान सपा के खिलाफ अपनी ताकत दिखाएगा। ABP गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए यहां माहौल गर्माता जा रहा है। आजम खान इस सीट से 10 बार विधायक चुने जा चुके हैं, लेकिन इस बार भाजपा उनकी राह में ऐसे कांटे बिछाने में जुटी है जिससे आजम सपा की गोटी लाल ना कर सके। दोनों तरफ से रणनीति को धार दी जा रही है। सपा का दावा है कि आजम पहले से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे, तो भाजपा कह रही है कि अब रामपुर की जनता ने आजम से तौबा करने का मन बना लिया है। आजम के इलाके में फिर चुनावी बयात है। रामपुर की सत्ता के लिए फिर भाजपा की हुंकार है और अपना कद साबित करने के लिए आजम फिर से तैयार हैं। इस बार यूपी में जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें पश्चिमी यूपी की वो रामपुर विधानसभा सीट भी है जिस पर लंबे वक्त से आजम खान की टूटी बोलती रही है। 1996 का चुनाव छोड़ दिया जाए तो 4 दशक से आजम खान ही यहां से सर्वे सर्वा हैं, लेकिन अब उनकी विधायकी रद्द होने के बाद 5 दिसंबर को यहां चुनाव होगा। माना जा रहा है कि जैसे लोकसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव ने प्रत्याशी तय करने के लिए आजम खान को फ्री हैंड दिया था, उसी तरह विधानसभा उपचुनाव में भी होगा। यानी आजम की सीट पर प्रत्याशी कौन होगा ये आजम ही तय करेंगे और इस वक्त सबसे चर्चित नाम आजम की पत्नी तजीन फातिमा का है। 18 नवंबर तक रामपुर में नामांकन होंगे और किसी भी वक्त आजम की तरफ से प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो जाएगा। लड़ाई इस बात की होगी कि रामपुर के मुसलमान किसके साथ हैं, क्योंकि भाजपा की नजर अब रामपुर के मुस्लिम वोटर पर ही है। भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार ये अल्पसंख्यकों के हित के लिए लगातार कार्य करने वाली सरकार है और जिस तरीके से 2017 के बाद से लेकर अभी तक योगी सरकार के कार्यों से सीधा लाभ अल्पसंख्यक समाज को मिला है, उसमें एक विश्वास अल्पसंख्यक समाज का, खासतौर पर मुस्लिम समाज का योगी सरकार के प्रति बना है। आजम खान 10 बार विधायक बने, लेकिन अब उन्हें अपनी सीट बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। आजम खान 2 बार संसद पहुंचे, लेकिन अहम होगा कि वो अपने कुनबे को मजबूत कैसे रखते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव को देखें तो भाजपा आजम के गले तक पहुंचने में कुछ हद तक कामयाब हो गई थी। आजम खान को करीब 60% वोट मिले थे, जबकि भाजपा के आकाश सक्सेना को 35% वोट मिले थे। बसपा का वोट प्रतिशत यहां 2% से थोड़ा ज्यादा था और कांग्रेस 2% से भी कम वोट पर सिमट गई थी। 12 नवंबर को महात्मा गांधी स्टेडियम रामपुर के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा एक बड़ा पसमंदाओं का कार्यक्रम, जिसमें हजारों की तादाद में लोग रहने वाले हैं। यहाँ से एक नया बिगुल बजेगा जो समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम
और भारतीय जनता पार्टी को फिर से जिताने का काम रामपुर से करने वाला है। 2012 में भाजपा को रामपुर सीट पर 6% से भी कम वोट मिले थे, जो 10 साल बाद 60% के करीब पहुंच गया। यानी 10 साल में भाजपा के वोट शेयर में 10 गुना बढ़ोतरी हो गई। अगर ऐसे ही भाजपा वोटर को जोड़ती रही तो रामपुर में आजम का किला भी ठीक वैसे ही खतरे में पड़ जाएगा जैसे लोकसभा उपचुनाव में पड़ गया। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आजमगढ़ और रामपुर का लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद भाजपा का भरोसा इस बात को लेकर मजबूत हुआ कि मुस्लिम वोटर्स की निर्णायक भूमिका वाली सीटों पर भी वो सपा को मात दे सकती है। अब जब मैनपुरी लोकसभा सीट से लेकर रामपुर और खतौली में विधानसभा उपचुनाव की घंटी बज चुकी है, तो भाजपा की नजर सपा के उस मुस्लिम वोट बैंक पर टिक गई है जिसके दम पर पार्टी जीत की रणनीति बना रही है। भाजपा ने रामपुर से लेकर बरेली तक पिछड़े मुसलमानों को अपने पाले में करने के लिए पसमानदा काट चल दिया है। रामपुर में आजम खान की सियासी किलेबंदी को ध्वस्त करने के लिए भाजपा ने चल दिया है पसमानदा मुस्लिम कार्ड। भाजपा उन पिछड़े मुसलमानों का बड़ा सम्मेलन करने जा रही है जिन्हें योगी सरकार के दौरान कई सरकारी योजनाओं के लाभ मिले या मिल रहे हैं। रामपुर के गांधी मैदान में 12 नवंबर को भाजपा का अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन होने जा रहा है। इसके बाद बरेली में 13 नवंबर को पसमानदा मुसलमानों की रैली आयोजित की गई है। उनका एक बहुत बड़ा सम्मेलन रामपुर में 12 तारीख को यानी कल होने वाला है। 13 तारीख को बरेली में जो मुस्लिम समाज का पिछड़ा वर्ग है, जो पसमानदा समाज कहलाता है, उसका एक बहुत बड़ी पसमानदा समाज के लोग जो है एक बहुत बड़ी धन्यवाद रैली कर रहे हैं बरेली में, जिसमें वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वो धन्यवाद देंगे। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में आजम खान की तमाम रणनीति को ध्वस्त करने के बाद भाजपा इस बार विधानसभा उपचुनाव में फिर से कमल खिलाना चाहती है और इसके लिए वो इस मुस्लिम बहुल सीट पर हर वो दांव चलने की तैयारी में है जिससे सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके। सपा की साइकिल में पंचर होने वाला है, क्योंकि लोग भूल चुके हैं उस बात को कि जब वो लोग दंगों की सियासत के माध्यम से लोग आगे नहीं आना चाहते, अब लोग अंधेरों की तरफ नहीं जाना चाहते, अब वो उजालों की ओर और भारतीय जनता पार्टी की जो नई राजनीति है, विकास की राजनीति और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से रामपुर में होने वाले अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन की अहमियत का अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें भाजपा के दिग्गज और योगी सरकार के कद्दावर मंत्री शामिल होने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी भी इसमें भागीदारी करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करके और दंगों की सियासत करके सत्ता में आती रही, लेकिन इस बार विकास की गंगा बहाकर और पसमानदाओं को लाभ देकर और पसमानदा समाज को जो लगभग 4.5 करोड़ लाभार्थी उत्तर प्रदेश के अंदर मिले हैं, यहाँ उसी के साथ साथ सभी समाज को जो यहाँ लगभग हजारों की तादाद में आवास रामपुर के अंदर मिले हैं, इनके दम पर इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ फिर से जीतने वाली है, कमल खिलने वाला है। पश्चिमी यूपी में भाजपा हर हाल में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करना चाहती है। इसके लिए 13 नवंबर का दिन खास होगा जब बरेली में पसमानदा समाज की तरफ से पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए रैली होगी। दावा है कि इसमें हजारों भाजपा समर्थक मुसलमान वोटर शामिल होंगे। इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद होंगे। इनके साथ ही कई कैबिनेट मंत्री, सांसद और विधायक भी इसमें भागीदारी करेंगे। हम लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद रैली आयोजन कर रहे हैं बरेली में। बरेली के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद में पसमानदा तबका ही है और अगर आपने देखा होगा कि अभी तक अल्पसंख्यकों में जो सांसद बने हैं वो लगभग करीब 400 सांसद बने हैं और उसमें से अभी तक सिर्फ 60 सांसद जो है पसमानदा तबके के बने हैं।
अब तक बरेली में भाजपा के विरोध में विपक्षी दल मुस्लिम समाज की बड़ी रैलियां करते थे, लेकिन अब भाजपा बरेली में अपना दम दिखाकर विरोधियों को संदेश देने की तैयारी में है कि आने वाले दिनों में मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझने की गलती विरोधियों के लिए भारी पड़ने वाली है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब बात मुजफ्फरनगर की खतौली सीट की, जहां सपा गठबंधन की तरफ से रालोद चुनाव लड़ने वाली है। इसके लिए पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी अभी से सुपर एक्टिव दिख रहे हैं। जयंत अब यहां धुआंधार सभाएं करेंगे। 13 नवंबर से इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। वही भाजपा का दावा यह है कि खतौली पर उसका कब्जा कायम रहेगा और रालोद की दाल वहां नहीं गलने वाली है। पश्चिमी यूपी की सियासी जमीन पर जयंत फिर से एक्टिव हो गए हैं। खतौली सीट से भाजपा विधायक रहे विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद जयंत ने पहले दिन से ही मोर्चा खोल दिया था और अब उनकी कोशिश रालोद के विधायकों की संख्या में इजाफा करने की है। 13 नवंबर को रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी 3 जनसभाएं करेंगे। पीपलहेड़ा, खेड़ी कुरैशी और मंसूरपुर में जयंत चौधरी की सभा होगी। इस बीच रालोद के नेताओं ने भी गांव में डेरा डाल रखा है। रालोद के सभी 8 विधायक खतौली में मोर्चा संभालेंगे। सवाल यह है कि बीजेपी कह रही कि खतौली में अगर हम 16,000 से जीते थे 22 में, तो इस बार दुगने वोटों से जीतेंगे। देखिए, मुकालता है, ये उनका तरीका है प्रेशर बिल्डअप करने का, पर जनता के सामने पूर्व में क्योंकि उनके जनप्रतिनिधि विवादित रहे, उस कारण से जो विकास और शांति का भाव उस क्षेत्र में होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा था। विधानसभा चुनाव में खतौली सीट पर भाजपा के विक्रम सैनी 16,000 वोट के अंतर से जीते थे। अब जयंत इस खाई को पाटने की कोशिश में जुट गए हैं। उधर भाजपा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। स्थानीय स्तर पर संयोजकों की नियुक्ति हो चुकी है। प्रत्याशी पर मंथन जारी है। चर्चा है कि अयोग्य करार दिए गए विक्रम सैनी की पत्नी को उतारा जा सकता है, लेकिन चुनाव से पहले एक बार फिर मुजफ्फरनगर की इस सीट पर 2013 के दंगों का सियासी शोर सुनाई दे रहा है। मैनपुरी का लोकसभा का उपचुनाव होना है और खतौली का और रामपुर का विधानसभा का उपचुनाव होना। हम लोगों ने अपने संगठन को सक्रिय करना, एक्टिवेट करना, और हमने अपने निचले स्तर पर अपने संगठन का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर की बैठक करके क्या क्या काम हम लोगों को करने हैं चुनाव तक, वो तैयारी हम लोग पूरी कर रहे हैं। हमने अपने संगठन के वरिष्ठ लोगों को हम लगाएंगे चुनाव में। खतौली के उपचुनाव में भाजपा दंगे वाला चैप्टर लेकर आई तो सपा ने 6 साल के काम पर जवाब मांगना शुरू कर दिया। जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी उन बातों को मुद्दा बनाती है। 8 साल या ये कहिए कि 8 बजट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस्तेमाल कर चुकी है और 6 बजट उत्तर प्रदेश की सरकार को मिल चुके हैं। तो इन्हें बात ये बतलानी चाहिए कि उन्होंने 8 साल में और इन्होंने 6 साल में उत्तर प्रदेश की जनता को क्या किया, क्या राहत दी है, क्या फ़ायदा पहुंचाया, और जिस मुद्दों पर ये जीत के आए थे, ख़ासतौर से क्राइम पर, उस पर इन्होंने क्या किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया, बच्चों को रोजगार के लिए क्या किया, महंगाई पर क्या किया। हम लोग वहाँ की सम्मानित जनता के सामने मुद्दों की बात करेंगे, शिक्षा और चिकित्सा की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, फसलों और नस्लों की बात करेंगे, फसलों के वाजिब दाम की बात करेंगे और नस्लों के मार्गदर्शन की बात करेंगे। यानी इस बार भी ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि खतौली का जो ताना बाना है उसे दोनों दल अपने अपने एजेंडे के हिसाब से साधना चाहते हैं। खतौली में मुस्लिम वोटर करीब 77,000 हैं, अनुसूचित जाति के मतदाता करीब 57,000, सैनी 27,000, पाल 19,000 और कश्यप वोटर करीब 17,000 हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से बयान दिए हैं, उन्होंने दंगों की बात कही है। ये सब जानते हैं कि दंगे किसने कराए और किसको इसका फायदा हो। आज खतौली विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है,
आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी हमेशा जनता के लिए चुनाव लड़ते हैं, जनता के वकील बन करके सदनों में उनके एमएलए पूछ करके जनता की लड़ाई लड़े, इसलिए वो लोग चुनाव लड़ते हैं। मुजफ्फरनगर में जब जब चुनाव की बात आती है 2013 के दंगे का जिक्र जरूर होता है और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। 2022 में जब जिले की 6 सीटों पर चुनाव हुए थे तो सपा रालोद गठबंधन ने 4 सीटें जीतकर भाजपा को पस्त कर दिया था। अब अगर जयंत अखिलेश का गठबंधन 5वीं सीट जीत लेता है तो पश्चिमी यूपी में गठबंधन की ये बड़ी हुंकार साबित होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। काशी के ज्ञानवापी परिसर से जुड़े 3 अलग अलग मामलों पर आज सबकी नजरें टिकी रही। इन पर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के संरक्षण और इसे सुरक्षित रखने के अंतरिम आदेश को अगले ऑर्डर तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं जिला अदालत ने ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी केस में सुनवाई पूरी कर ली है। इस याचिका में वजूखाने की पश्चिमी दीवार को हटाने की मांग की गई है। अब अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। तो वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूरे परिसर का एएसआई से सर्वे कराए जाने की मांग पर सुनवाई हुई। अब अगली तारीख 28 नवंबर की रखी गई है। सबसे ज्यादा चर्चा में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई रही। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग को सुरक्षित रखने का आदेश अगले ऑर्डर तक बढ़ा दिया है। इसे हिंदू पक्ष के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। अगर बात करें तो संरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को बड़ी राहत दी है और अगले आदेश तक संरक्षण जारी रहेगा। पिछले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि जो तथाकथित शिवलिंग मिला है उसके संरक्षण की जिम्मेदारी वाराणसी के जिलाधिकारी की है। अब वो आदेश अगले आदेश तक बरकरार रहेगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो तमाम सारी याचिकाएं निचली अदालत में लगी हुई हैं वो याचिकाएं जिला जज के सामने लगाई जा सकती हैं। जिला जज ये तय करें कि क्या सभी याचिकाओं को एक साथ सुना जा सकता है या नहीं। विश्व हिंदू परिषद ने उम्मीद जताई है कि ये राहत आगे भी जारी रहेगी। विश्व हिंदू परिषद को प्रसन्नता है कि किसी पक्ष ने इसका विरोध नहीं किया। सब पक्षों की सहमति से सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को अपने आगामी आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है और परस्पर सहमति से वहां के शिवलिंग की सुरक्षा अब जारी रहेगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो दूसरी तरफ वाराणसी की जिला अदालत में भी हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलों की आजमाइश चल रही थी। मामला ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी मंदिर से जोड़ा था। जिस याचिका पर सुनवाई हुई उसमें परिसर के भीतर वजू खाने की पश्चिमी दीवार को हटाने की मांग की गई है। इसके साथ ही कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की भी इस याचिका में मांग की गई है। इस पर जिला अदालत में सुनवाई पूरी हुई। अब 5 दिसंबर को सर्वे में मिले साक्ष्यों पर आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। विधि व्यवस्था देखते हुए, ये लोगों की आस्था को देखते हुए, साक्ष्यों को संरक्षित करने के लिए साक्ष्य मिटाए न जा सके, इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुनः जो है उस पिछले आदेश को जो है अग्रिम आदेश तक के लिए कर दिया है कि नहीं, अग्रिम आदेश जब तक कोई नया आदेश नहीं तब तक ये पिछला ही आदेश मान्य होगा। इसलिए न्यायालय के आदेश ये स्वागत योग्य है और हम लोग भी भाई प्रसन्न हैं। अब बात तीसरे केस की, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1.5 घंटे तक बहस हुई। जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। निचली अदालत से आए सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने याचिका दाखिल की थी। इसमें निचली अदालत की तरफ से दिए गए सर्वे के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की गई। हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील CS वैद्यनाथन ने बहस की। हिंदू पक्ष ने ASI से सर्वेक्षण को जरूरी बताया है। हिंदू पक्ष ने दलील दी कि इस सर्वे से साफ हो जाएगा कि विवादित जगह पर पहले मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अब 28 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। 1 घंटा उन्होंने लगातार बहस किया, 12 बजे से 1 बजे तक। 1 बजे लंच के होने के पूर्व ही माननीय न्यायालय ने यह कहा कि इसके लिए मैं
अन्य बहस के लिए जो शेष बहस हुई है उसके लिए 28/11 की तिथि नियत कर देता हूं। उस दिन मैं पूरा बहस सुन लूँगा। जाहिर है निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ज्ञानवापी परिसर का विवाद कदम दर कदम समाधान की तरफ आगे बढ़ रहा है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। और अब बात सीएम योगी के काशी दौरे। आज मुख्यमंत्री ने वाराणसी को कई बड़ी सौगातें दी। सीएम योगी ने वाराणसी के रविदास घाट पर 7 जेट्टी का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके जरिए गंगा में जलमार्ग का इस्तेमाल और भी ज्यादा बढ़ेगा, लोगों को कई सुविधाएं मिल पाएंगी। सीएम योगी ने काशी दौरे पर बाबा विश्वनाथ की भी पूजा की। काशी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया। मुख्यमंत्री योगी के साथ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे। साथ ही कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और सूर्य प्रताप शाही भी थे। काशी को सीएम योगी ने शुक्रवार को कई बड़े तोहफे दिए। इसमें सबसे खास था वाराणसी के रविदास घाट पर 7 जेट्टी का लोकार्पण और शिलान्यास। जेट्टी वो तैरता हुआ प्लेटफॉर्म होता है जो नदी किनारे नाव और छोटे जहाज पर सवार होने और माल उतारने के काम आता है। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि जल मार्गों के विकास के लिए डबल इंजन सरकार पूरी तरह समर्पित है। ये जो 15 जेट्टी जो वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया में या तो बने हैं या बनने जा रहे हैं, यह पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इनका उपयोग होगा और यह इसके माध्यम से यातायात को अत्यंत सुगम बनाने में मदद मिलेगी। जल परिवहन प्रारंभ होने से ट्रेन में और सड़कों के लोड को भी कम करने में मदद मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच क्रूज के टाइम टेबल का विमोचन भी किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और महेंद्र नाथ पांडे भी मौजूद थे। इस देश को जो मजबूत अर्थव्यवस्था बनानी है, उसके लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एक प्रकार से संजीवनी का रूप लेके प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित किया। इसकी कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी के आज से 20 साल पहले उन्होंने कल्पना करनी शुरू की। वाराणसी की यात्रा के दौरान सीएम योगी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी से जुड़ी एक फोटो प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। सीएम योगी सतुआ बाबा के आश्रम भी गए, जहां उन्होंने सतुआ बाबा की 10वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सतुआ बाबा की परंपरा भी भारत के संतों की परंपरा की एक विशिष्ट परंपरा है, जिसमें षष्ठम सतुआ बाबा के रूप में पूज्य स्वामी यमुनाचार्य जी महाराज का प्रादुर्भाव इसी काशी में होता है। सीएम योगी ने वाराणसी में कहा कि काशी बहुत विशिष्ट है, इसे बाबा विश्वनाथ की कृपा, काल भैरव का संरक्षण और मां गंगा का आशीर्वाद मिला है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ बात तो चुभेगी में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।